जय राम जी की। विदेश में नौकरी करने की, रहने की, वहाँ पे माइग्रेट होने की बहुतों की तमन्ना होती है। और आपने देख ही लिया है भाई कि किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल के गैरकानूनी ढंग से भी बॉर्डर पार करके अमेरिका और दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या विदेश में जाके बसना, वहाँ नौकरी करना सही है? तो भाई मैं खुद अमेरिका में रह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि भाई मत आओ और सही नहीं है। बिल्कुल भाई। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है। आज की डेट में अपने देश में भी हैं, बाहर भी हैं। लेकिन जो जनसंख्या हमारे यहाँ है, बढ़ रही है, और जो स्किल सेट है, तो हम तो भाई अपने देश की भी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और कर रहे हैं, और विदेशों की भी। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या मिडल ईस्ट, वाइट कॉलर जॉब हो या ब्लू कॉलर जॉब हो, तो हर तरह की नीड्स हम पूरी कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है। अब आपने हाल ही में सुना कि भाई किस ढंग से अमेरिका के अंदर गैर कानूनी ढंग से जो आ रहे थे, वो चाहे भारत से हो या किसी भी देश से, क्योंकि अमेरिका से लगते हुए लगभग 30-32 देश हैं यहाँ पे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और उसमें बहुत गरीब देश भी हैं। तो हर कोई अमेरिका में आ जाना चाहता है भाई। तो उसके लिए अमेरिका में एक लीगल प्रोसेस है आने के लिए। तो इलीगल का तो आपने देख ही लिया भाई, किस ढंग से अभी नई सरकार है वो उनको ट्रीट कर रही है। अपने यहाँ भी किस ढंग से हवाई जहाज भर के नहर छोड़ के गए थे, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता ही है। तो क्या गैरकानूनी ढंग से ही आप अमेरिका में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। कानूनी तरीका है यहाँ पे, लीगल वेज हैं, और उसको मैं आज इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं, बट जस्ट कि क्योंकि ये क्यूरियोसिटी जो है, ये जिज्ञासा जो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की, अमेरिकन ड्रीम जीने की, वो इतनी बढ़ती जा रही है। हमारे अपने हरियाणा के अंदर जो बहुत फैलती जा रही थी, और आपको पता ही है बहुत ऐसे हैं जो चाहते भी हैं लाखों रुपए खेती बाड़ी बेच करके। तो वो गलत है मेरे हिसाब से। बाकी भाई हर एक की अपनी सिचुएशन होती है, उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि इस कंट्री के अंदर आज की डेट में अंदर कम से कम भी आई थिंक 45 से 50 लाख के आसपास भारतीय हैं। अमेरिका की लगभग आई थिंक 1.5% के आसपास की आबादी है भारतीयों की, और भारत के हर हिस्से से आए हुए हैं। आज से नहीं, माइग्रेशन बहुत पहले से हुई है, आपको पता है। गुजराती, पंजाबी बहुत टाइम पहले से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। तो देश के हर हिस्से से आदमी आ करके यहाँ अच्छा कर रहा है और अच्छे प्रॉस्परस भी कर रहा है। लेकिन यह है कि जो इसके लीगल तरीके हैं, उससे आज की डेट के अंदर भाई यहाँ की जो टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो डिमांड है, जो भारतवासी पूरा कर रहे हैं, वो छुपी नहीं है। सिलिकॉन वैली के अंदर टॉप जो हैं सीईओज हैं, वो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ आके बसे थे। और अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जितने भी आते हैं अभी, H1B वीज़ा वीज़ा के बारे में बताऊंगा, तो वो ज़्यादातर डिमांड अमेरिका की भारतीय कर रहे हैं। तो ये तो क्लियर है कि इलीगल वे ही नहीं है, देयर इज ए लीगल वे ऑल्सो। अब भाई आसान सोचोगे कौन सा है आसान? तो भाई देखो, इस जिंदगी के अंदर कोई भी चीज आसान नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ती है हर एक को। चाहे एक लेबर है, उसको भी भाई नुक्कड़ पे खड़ा है, उसको भी दिहाड़ी के लिए मुशक्कत करनी पड़ती है। तो सिंपल कुछ नहीं है, इजी कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अच्छे आप पढ़ाई करते हैं, अच्छे आपको करते हैं, तो उसके लिए भी आपको पता है अपने देश के अंदर अगर आप टॉप पढ़ाई करेंगे तो हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड हो जाती हैं।
ऐसा ही अमेरिका के अंदर भाई, अमेरिका के अंदर जो वीज़ा है, उनकी जो नंबर ऑफ वीज़ाज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी है, वो बहुत लिमिटेड है। अब लेने वाले बहुत हैं। तो आपको पता है H1B वीज़ा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए, यहाँ जो कंपनियों को जब डिमांड रहती है तो वो यहाँ की लेबर जो मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल लेते हैं कि भाई ये हमारे को ये स्किल चाहिए और इस देश के अंदर हमें मिल नहीं पा रही है, इसलिए हमें बाहर से लानी पड़ेगी। अब कोई भी देश आपको पता है भाई, उनके यहाँ खुद में अगर बेरोजगारी होगी तो वो बाहर से क्यों लेके आएगा? बाहर से तो वही स्किल लेके आएगा जिसकी वहाँ कमी है। अब जैसे मिडल ईस्ट में आपको पता है सऊदी अरबिया हो गया या यूएई हो गया, ओमान हो गया, तो यहाँ पे एक लेबर की जरूरत होती है, लेबर की कमी होती है, तो वो पूरी करते हैं, वो बाहर विदेश से मंगाते हैं। तो जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो उसकी H1B के थ्रू जब निकलती है तो उसमें इंडियंस काफ़ी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को वो लोग टैप कर लेते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ कुछ वीज़ा कैटेगरी बताऊंगा, लीगल वे बताऊंगा, क्योंकि लीगल में आने में क्या परेशानी है आपने देख ही लिया है। अगर आपके में वो स्किल अभी नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको भाई पता नहीं होता, उनको एक ही स्ट्रीम पता होती है कि भाई ये करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएंगे, उतना इतना गाइडेंस नहीं होती। तो अगर रखते हैं, ड्रीम रखते हैं और रखनी चाहिए, तो आने वाली जनरेशन को तैयार करो। हालांकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं अभी जब गाँव में जाता हूँ तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें अवेयरनेस आ गई है और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारे गांव के अंदर ही भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग और दूसरी अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ले रहे हैं, और कुछ बच्चे ऑलरेडी एक्चुअली ओवरसीज में या तो हायर स्टडीज़ के लिए पहुंचे हैं और वो पहुंचेंगे। तो बदलाव धीरे धीरे आता है। अब ओवरनाइट हम सोचें कि जी सारे जा करके हम अमेरिका में बस जाए, सारे इंग्लैंड में बस जाए, तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके लिए हर एक को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम। एक जनरेशन नहीं, दूसरी जनरेशन को तैयार करेंगे तो वो बदलाव आएगा। और वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास, हमारे अपने नॉर्दर्न जो स्टेट है, हरियाणा, राजस्थान, इनके अंदर भी, इनके ग्रामीण क्षेत्र में इन बच्चों को भी मिल सकती है। बस ये है कि अपने आप को अवेयर उसमें करना है। अब मैं आपको कुछ वीज़ा कैटेगरीज बताता हूँ, क्योंकि कई बार कई सोचते हैं वो फलाना हमारा अमेरिका में है या फलाना हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, वो क्यों नहीं बुला रहे, हमने वो बुला सकता है, वो स्पॉन्सर कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो क्या इतना आसान है क्या ये सब करना? तो ये मैं थोड़ी सी नॉलेज इस वीडियो के थ्रू सबको देने की कोशिश करूंगा कि भाई क्या सच में ही वो आपको नहीं बुलाना चाह रहा है, या उसकी भी मजबूरी है, या आपको नॉलेज नहीं है, या वो नॉलेज आपसे पूरी शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये जो गैप है ये मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो से पूरा करने का, क्योंकि मेरे को बहुत बार लिखते हैं, बोले ताऊ मैंने बुला लेना है। तो क्या सच में ताऊ किसी को बुला सकता है क्या? तो ये मैं आपको थोड़ा सा आज इसके बारे में बताता हूँ, और मैं आपको पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो गूगल पे भाई आप सर्च करो USCIS बुलेटिन। USCIS का मतलब होता है यूएस सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विसेज। तो ये इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ अभी अप्रैल 2025, मार्च 2025, तो इनके जो लेटेस्ट बुलेटिन आ गया है वो अप्रैल का आ गया है। तो मैंने इस पे एक पे क्लिक किया है और आपको इस टाइप से दिखेगा। तो इसमें लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर्स वीजा बुलेटिन। अब इस वीजा बुलेटिन को देखते हैं। तो यहाँ जैसे कैटेगरी आ जाती है फैमिली स्पॉन्सर्ड प्रेफरेंस, यानी कि जो फैमिली, अगर मान लो कोई यहाँ पे अमेरिका में सिटीजन है या ग्रीन कार्ड है, तो वो क्या अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे स्पॉन्सर करके बुला सकता है। तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी अनमैरिड सन एंड डॉटर, यानी कोई यूएस सिटीजन है और उसका अनमैरिड बच्चा है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है। फिर तीसरी में, मतलब इस टाइप की कैटेगरी है। आप देखोगे तो चौथी कैटेगरी में आता है ब्रदर एंड सिस्टर, रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ यूएस सिटीजन। तो इनके अलग अलग है, जैसे
बच्चों का तो था साल के अंदर 23,400 जो ग्रीन कार्ड दे सकते हैं। और अगर लास्ट में देखो ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए है 65,000 यानी 65,000। और ये ना है सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये अमेरिका से बाहर हर देश के लिए इतना ही कोटा है, यानी कि टोटल इतने हैं। और उनमें अब ये इसमें ये बताएगा कि इनका क्या स्टेटस चल रहा है अभी। यानी कि अगर अनमैरिड बच्चे हैं तो उन्होंने अगर एप्लीकेशन लगाई हुई है 2015 से पहले, तो आप देखोगे इसमें सारे देश हैं और 4 देश न्यारे लिखे हुए हैं, चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड फिलीपींस। तो F1 जो मैंने बताया था, अनमैरिड बच्चे हैं तो जिनकी एप्लीकेशन 2015 से पहले की लगी हुई है ना, उन्हीं का अभी ग्रीन कार्ड मिल रहा है। और अगर F4 यानी कि जिनके सगे भाई बहन हैं, यानी सिटीजन है कोई अमेरिका में और उसके सगे भाई बहन अगर इंडिया में हैं और वो आना चाहते हैं, अपने भाई को बोलें कि स्पॉन्सर कर दो, तो भाई 2006 यानी 20 साल का वेट है। ठीक है, तो अगर किसी का भाई यहाँ पे है और वो कह रहे हैं भाई हमने बुला ले और वो कह रहा है जी नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, ये सच्चाई है। फिर आप देखोगे दूसरी कैटेगरी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, यानी कि जो नौकरी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्या वो ग्रीन कार्ड कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो उनकी भी अलग अलग प्रोसेस है। इसमें भी आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनकी भी अलग अलग वो है कैटेगरी है कि पीएचडी होल्डर हैं वो फर्स्ट में आ जाते हैं, सेकंड में आ जाते हैं मेंबर ऑफ प्रोफेशनल होल्डिंग एडवांस डिग्री। ठीक है, तो ये अलग अलग इनका कैटेगरी है। तो उनकी भी आप देखोगे तो बहुत लंबा चल रहा है इस टाइम पे। जो पहली है जिनमें आई थिंक पीएचडी होल्डर हैं शायद, ये थोड़ा सा नज़दीक है। इनमें 2022 से पहले जिनकी एप्लीकेशन लगी हुई है उनका नंबर आया हुआ है। लेकिन जो बाकी हैं जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, H1B वीजा पे है, जो आईटी में है, या उनका भाई अभी भी देखो 2012 यानी कि 13 साल का वेट है ग्रीन कार्ड का। तो कोई भी चीज छुपी नहीं है, ये सब ओपन है। ठीक है, और ये उनके वेबसाइट के ऊपर, यूएस के जो है वेबसाइट पर इसके हिसाब से ही सारा काम होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई जुगाड़बाजी करके ना ये कर देगा, बिल्कुल नहीं भाई। अमेरिका के अंदर ये सब सिस्टम नहीं होता है, जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, बिल्कुल सामने है। और वो लोग आ सकते हैं जिनका करंट है। अब करंट वाला ये देखो, इसमें ये है जैसे पीएचडी होल्डर है कोई, अब इंडिया और चाइना इन दोनों के लिए वेट है। बाकी अगर किसी भी देश से है, कोई भी, मैक्सिको भी हो, चाहे फिलीपींस भी हो, चाहे किसी भी देश से हो, चाइना और इंडिया ने छोड़ के, उनका करंट है। उनमें अगर कोई आज की डेट में लगाता है तो ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब उनको हाथ के हाथ में वो ग्रीन कार्ड वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हो भाई, अपने वाले का तो हर जगह लंबी लाइन है। तो आपने देखा भाई, यहाँ पे जो वेबसाइट है यूएससीआईएस की और वीजा बुलेटिन वो निकालते हैं, वो पूरी जानकारी दे देगा। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या अमेरिका में आना इजी है। बिल्कुल नहीं है भाई, आपने देख ही लिया। ठीक है, क्या नामुमकिन है, वो बिल्कुल नहीं। वीजा और ग्रीन कार्ड में अंतर है। वीजा ये है कि आपको यहाँ पे आकर के अमेरिका के अंदर नौकरी कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड ये है कि एक परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है। मैं खुद वीजा पे हूँ और वीजा की भी कैटेगरीज अलग अलग है। कोई टूरिस्ट बन के आता है इधर और उसको एक लिमिटेड टाइम का होता है, मान ली 15 दिन का या महीने का, उतना लिया और फिर उसको जाना पड़ता है। फिर वर्क रिलेटेड होते हैं, वर्क रिलेटेड में भी कई होते हैं, H1B, L1, यानी मैं जिसमें हूँ, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर आते हैं तो उनको अलग तरह का वीज़ा मिलता है। तो वो जी कैटेगरी का वीज़ा होता है जिस पे मैं हूँ यहाँ पे। तो हम वीज़ा पे हैं। वीज़ा आपको प्रोवाइड करता है काम करने के, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्पॉन्सर किया है आप उसके साथ में यहाँ के काम कर सकते हैं।
ग्रीन कार्ड होता है कि जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आपको फ्रीडम होती है, आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हो। अब जैसे मैं हूँ, आज की डेट के अंदर मैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में काम करता हूँ, तो मैं वर्ल्ड बैंक के साथ ही नौकरी कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं वर्ल्ड बैंक छोड़ता हूँ तो मुझे वापस जाना पड़ेगा अपने कंट्री में। तो ये फर्क होता है वीजा और ग्रीन कार्ड में। वीजा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, और अगर वीजा की जो कंडीशन है वो कोई ब्रेक कर देता है, यानी मान लो कोई ट्रैवल घूमने के लिए आया है और घूम करके ना वो यहीं पे रह जाएगा नहीं, तो वो हमेशा के लिए उसके रिकॉर्ड में हो जाएगा, अगर वो खराब हो जाता है, कल को वो चाहे कि वो लीगली यहाँ पे आना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ईजी नहीं है, ठीक है, कहीं भी आप सोचो कि अमेरिका में कोई आ जाता है उसकी लाइफ ईजी हो जाती है, ऐसा नहीं है, हार्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर रहते हुए अगर उसमें लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा तो मुमकिन हो जाता है। बहुतों के ग्रीन कार्ड होते भी हैं और हो भी जाएंगे। तो अपने बच्चों को भाई उस हिसाब से तैयार करो, और अगर उनको वास्तव में ही अमेरिका या किसी बाहर देश में जाना है तो उसकी पूरी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि भाई उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हार्डशिप है वहाँ पे। तो जैसे बताया मैंने कि H1B पे यहाँ आकर के काम कर सकता है कंपनी जिसने स्पॉन्सर की है, लेकिन क्या ग्रीन कार्ड मिलना उसके लिए ईजी है अभी? हमेशा से लाइन, क्योंकि लंबी लाइन है, ठीक है। इंडियंस का मैंने बताया लिमिटेड वो होती हैं, कोटा होता है और लेने वाले काफ़ी होते हैं, तो वेटिंग इसीलिए है, वेटिंग का और कोई कारण नहीं है। जब डिमांड ज़्यादा होती है और अवेलेबिलिटी कम होती है तो हमेशा लाइन बढ़ती चली जाएगी। ये एक थोड़ा सा मैं गाइडेंस देना चाहता था इसके थ्रू कि क्या मैं यहाँ पे ग्रीन कार्ड या सिटीजन हूँ? नहीं भाई, अभी मैं खुद वीज़ा पे हूँ, और किस कैटेगरी के वीज़ा पे हूँ ये मैंने बताया। और अमेरिका आने के जो तरीके हैं वो भी बता दिए। नौकरी करने के लिए अगर कोई आता है तो उसके लिए भी लिमिटेड वीज़ाज़ हैं, लेकिन जो कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंडियंस यूज़ करते हैं वो H1B, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आते हैं पूरे देश से, हमारे यहाँ बहुत है। और क्या ग्रीन कार्ड सबको मिल जाता है? बिल्कुल नहीं भाई। ग्रीन कार्ड की भी जो मैंने बताई आपको कितने ग्रीन कार्ड की स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं और वहाँ भी कितनी लंबी लाइन इस टाइम चल रही है, तो ये जानना ज़रूरी है। और क्या किसी का भाई बहन या कोई और रिश्तेदार है यहाँ पे तो क्या वो स्पॉन्सर कर सकता है, उसका भी बता दिया भाई। कि जो कैटेगरी है खुद के बच्चों के लिए भी इस टाइम पे वेट है, जो भाई बहन है उनके लिए तो भाई जो इंडियंस हैं उसके लिए 20-20, 25-25 साल तक का वेट है। वो एंडलेस है कि पता नहीं उनको कभी ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी एक अलग चीज़ है। हाँ, सिर्फ 3 कैटेगरी हैं जिनका वीज़ा, जिनका ग्रीन कार्ड हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर कोई सिटीजन है और उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप को वो ला सकता है, बशर्ते कि वो 21 साल से ऊपर हो वो सिटीजन, और वो इतना कमा रहा हो कि उनको वो स्पॉन्सर कर सके। दूसरा, अनमैरिड चिल्ड्रन 21 साल से उम्र के नीचे के, जो पहले मैंने बताया था, जो वो उसमें अनमैरिड हो, कोई भी एज हो सकती है, लेकिन उसके लिए लंबा वेट है अगर इस 21 साल से ऊपर का है तो। लेकिन 21 साल से नीचे का है तो उसके लिए करंट है, अप्लाई करेंगे जो भी टाइम लगेगा वो मिल जाएगा। और तीसरा है स्पाउस, यानी कि कोई सिटीजन यहाँ पे लेडी है या सिटीजन कोई मैन है और वो शादी करते हैं, और शादी करके अगर भारत हो या कहीं दूसरे देश से जब वो आते हैं तो उनके जो लाइफ पार्टनर है उनके लिए जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस है वो करंट रहती है, वो मिल जाती है, और वो भी जो उनका टाइम लगेगा, साल 2 साल जो भी लगता है। लेकिन इनमें इन 3 कैटेगरी के अंदर कोई वेट नहीं है, जिसको ये क्लोज रिलेटिव के उसमें कैटेगरी के अंदर डालते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता जिनको नहीं थोड़ा आइडिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।